Hello students, this is lecture number 23 and the topic is terms based on Bohr's model. तो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कई बार इन्हीं टर्म्स के बेस पे आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई द एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव. जैसे हमने बोर्स मॉडल में पढ़ा था, we know that energy is equal to minus 13.6 z square upon n square electron volt. Means the value of energy is negative. Why? The question is that. What do you mean by negative? Negative energy. तो उसके लिए उसने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि why the energy is taken as negative? द आंसर इज, सपोज करो कि पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एट इन्फिनिटी में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन. तो वी नो दैट एनर्जी इज जीरो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी. यानी देखो, अगर नंबर ऑफ सेल इन्फिनिटी होगा तो एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी. कैसे आया? फॉर्मूले में पुट कर दो. ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दो. n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, तो एनर्जी इज इक्वल टू जीरो. दिस इज फिक्स्ड कि जो एनर्जी है वो जीरो होगी अगर जो नंबर ऑफ सेल है आपका वो इन्फिनिटी है. तो अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप उसने क्या बताया? उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज वाइल न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज. इज इट क्लियर? तो पहला उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में है, फिर इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज. अब क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स क्लोजर टू न्यूक्लियस, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्लोज आएगा न्यूक्लियस के. तो अब बताओ, प्लस और माइनस में कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन? अगर आपका कहना है फोर्स ऑफ रिपल्सन तो रॉन्ग, और अगर आप कहते हो प्लस और माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो राइट. मीन्स उसने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? एक्ट होगा वहां पे, एक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से क्या होगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी हर हमेशा. और जब अमाउंट रिलीज होती है एनर्जी, तो वी कैन टेकन एज नेगेटिव. तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या था कि सपोज करो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ प्रेजेंट है? एट इन्फिनिटी में. मीन्स n इज इक्वल टू इन्फिनिटी. अब जैसे ही सपोज करो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं बहुत दूर है, इन्फिनिटी में प्रेजेंट है, तो क्या होगा? कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा. और जब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? एनर्जी बिकम्स जीरो. तो उसने एज्यूम किया उससे कि एनर्जी इज टेकन एज जीरो. इसीलिए फॉर्मूला बना कि जिसके बेस पे एनर्जी जीरो आ जाएगी. अब क्या हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्लोज आता जाएगा न्यूक्लियस की, यानी इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा है, अप्रोच टुवर्ड्स द न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज. और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स होगा? दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उस केस में एनर्जी रिलीज होगी, ये ध्यान रखना. और जब एनर्जी रिलीज होगी तो हम कौन सा साइन से शो करेंगे? ऑलवेज शो नेगेटिव साइन. दिस इज फिक्स्ड. और सपोज करो अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वी यूज पॉजिटिव साइन फॉर एनर्जी. तो यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है बल्कि रिलीज हो रही है, तो इसीलिए हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे. अब जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड वन इज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन. एनर्जी लेवल मीन्स एनर्जी शो करना हर एक ऑर्बिटल की, किसकी एनर्जी कितनी है. तो उस डायग्राम को हम कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम. जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया? N1. तो N1 मीन्स क्या होगा?
एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 के लिए निकालेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3 के लिए निकालेंगे दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4 के लिए निकालेंगे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन्फिनिटी के लिए एनर्जी 0। तो ये है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या होगा, एनर्जी बिकम्स इंक्रीजेस, ये बढ़ती जा रही है देखो, क्योंकि नेगेटिव साइन है, ध्यान रखना इसका। कैसे कैलकुलेट किया देखो, n1, अगर n1 होगा तो E1 एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो फॉर्मूला होता है -13.6 z² अपॉन n²। और वी नो दैट इन केस ऑफ हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1 और फर्स्ट ऑर्बिट है मीन्स n इज इक्वल टू भी 1। तो क्या होगा, ये दोनों 1 हो गए, 1 होंगे तो आंसर वही आ गया -13.6। अब सपोज कहो मैंने कहा n इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, आंसर इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही थर्ड के लिए निकालेंगे, n3 मीन्स एनर्जी 3 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैंने कहा n4, E4 हो जाएगा इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन्स 16, डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। और एट इन्फिनिटी मीन्स -13.6 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इससे हमने कुछ कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन क्या था, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा एनर्जी भी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी इंक्रीज होगा, ये साइन मीन्स इंक्रीज होना। और जो गैप बिटवीन द 2 ऑर्बिटल्स होता है, 2 ऑर्बिटल के बीच का गैप होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट। अब देखो इन दोनों का गैप डिपेंड करता है इन दोनों के डिफरेंस में। अगर मैंने इसको इससे डिवाइड कर माइनस कर दिया, डिफरेंस कर दिया, तो आंसर आएगा लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसका गैप ज़्यादा होगा। अब इन दोनों को क्या करो, माइनस करो। अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3.40 और 1.51, तो आंसर क्या होगा 9, और ये हो जाएगा आपका 13 में से 5 किया 8 और ये 1, यानी 1.89, तो कम हो गया। तो यहाँ पे हमें गैप कम दिखाना है। ऐसे इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या होगा, गैप और कम हो जाएगा, 51 प्लस 15 हो जाएगा, ये लगभग 66 के आसपास। इस तरीके से क्या होगा, देखो डिफरेंस कम होता जा रहा है तो ये गैप भी कम होता चला जाएगा। ध्यान रखना, मैंने ज़्यादा दिखाया, पहले वाला ज़्यादा गैप, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे कम 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 होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी गैप है वो डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का गैप भी कम होगा। थर्ड पॉइंट इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मीन्स होता है लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयंस। जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगी वो उसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। सपोज N1, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन का बताओ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो अभी हमने निकाली थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैंने कहा हीलियम के लिए निकालो, तो हीलियम के लिए देखो फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है, -13.6 Z² अपॉन n²। अब फॉर हीलियम Z इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1, आंसर इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम। अगर मैंने कहा लिथियम का बताओ,
तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ लिथियम, तो Z इज इक्वल टू 3, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अप्लाई कर दो यहाँ पे, -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर इज अपॉन 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -122 यानी 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाल सकते हैं, मीन्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट। जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी। नेक्स्ट इज एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड मीन्स होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जैसे मैंने कहा दूसरे स्टेट में चला गया, दैट इज एक्साइटेड, यानी अदर देन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को छोड़ के, जो उसकी इनिशियल स्टेट थी उसे छोड़ के अगर वो कहीं दूसरे स्टेट में चला गया तो दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। किसी दूसरे, जैसे मैंने कहा N1 है, ग्राउंड स्टेट मीन्स जनरली N इज इक्वल टू 1, दूसरे स्टेट में चला गया मीन्स जैसे 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। इसके भी टाइप्स है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स फर्स्ट से सेकंड में आ गया। अगर मैंने कहा सेकंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स फर्स्ट से थर्ड में आ गया। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स फर्स्ट से फोर्थ में आ गया। और nth एक्साइटेड स्टेट मीन्स n+1। कभी भी जैसे थर्ड का 4 यानी 3+1, सेकेंड का थर्ड मीन्स 2+1। जैसे हमने एनर्जी लेवल दिखा दिए। अब मैंने कहा N1 है और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड मीन्स पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले क्या होगा, फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, तो कहाँ पे चला गया थर्ड वाला, 4 में। जब एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सेकंड में चला गया, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में थर्ड में चला गया, और फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में फोर्थ में चला गया। यानी कि जितना एक्साइटेड स्टेट होता है +1 कर देना, एक्साइटेड स्टेट +1, तो वो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट। किस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, वो आएगा एक्साइटेड स्टेट +1। अगर मैंने कहा 9th एक्साइटेड स्टेट, 9 का मतलब क्या हुआ कि जो हम नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं दैट इज 10, 9+1 यानी 10th ऑर्बिट की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन 10th ऑर्बिट में पहुंच चुका है। तो इज इट क्लियर, एक्साइटेड स्टेट किसे कहते हैं, जंप करना हायर एनर्जी स्टेट में, और उससे नंबर ऑफ ऑर्बिट को हम कैसे निकालें। नेक्स्ट हेडिंग इज आयोनाइजेशन एनर्जी, IE means the minimum amount of energy required to move an electron from ground state to infinity तक। इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से और इन्फिनिटी तक मूव कराने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसको डिनोट करेंगे पॉजिटिव साइन से। पॉजिटिव क्यों किया, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो प्लस साइन, और एनर्जी रिलीज होगा तो माइनस साइन। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने कहा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हीलियम का होगा तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिथियम का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर मैंने कहा फाइनल इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे N1 इज 1 है और जो N2 है दैट इज इन्फिनिटी। इसीलिए क्या है, दोनों फिक्स हो गए। तो एक की वैल्यू 0 हो गई तो दूसरे की वैल्यू आएगी, वो भी किसमें, प्लस में आएगी, प्लस। तो दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे सपोज करो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे प्लस लेंगे हम,
13.6 जेड स्क्वायर। अब फॉर हाइड्रोजन जेड इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैंने कहा आपको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो आप हीलियम की, तो यहाँ पे हीलियम की वैल्यू होती है 2, एटॉमिक नंबर इज 2। फॉर्मूले में पुट करेंगे 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 13.6 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 24 आ जाएगा, यानी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे अगर मैंने कहा आपको कि आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ लिथियम की, तो लिथियम के लिए जेड क्या होगा 3। फॉर्मूले में पुट करते हैं 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस through which a free electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy become equal to ionization energy of the electron। अब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी और इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो इससे पोटेंशियल एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इन शॉर्ट दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसीलिए ध्यान रखना है। इसको हम वोल्ट में लिख सकते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं। डिफरेंस ये है, बाकी जो दोनों वैल्यू है वो सेम है। थोड़ा सा अगर आपको मैं डेफिनेशन समझा देता हूँ इसकी, कि पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगी, अब किसकी पोटेंशियल डिफरेंस होनी चाहिए, जब हम इलेक्ट्रॉन को मूव कराएंगे, एसिलेट करवाएंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को एसिलेट करवाया, कहाँ से, रेस्ट से। पहले रेस्ट में था, अब ने उसको एसिलेट कराया, मूव कराया। अब जैसे ही मूव करेगा तो इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, रेस्ट स्टेट में अलग होगा और मूविंग स्टेट में अलग होगा। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ओवरऑल वी कैन से दैट कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो दोनों सेम होगी, यानी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है यहाँ तक। जैसे हमने कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एसिलेट करता है, कहाँ से, रेस्ट से, तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक मीन्स होता है मोशन, यानी जो मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, मोशन या मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की। और आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आपस में इक्वल हो जाएंगे, सेम। यानी जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी निकाली थी वैसे ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना।